મહેસાણા જિલ્લાના કડીના નંદાસણ ખાતે 34મા આંતરરાષ્ટ્રીય સંમેલન અંગે અને સાથે જ ગાલા એવોર્ડ કાર્યક્રમ યોજાયો 28-29 ડિસેમ્બર 2024ના રોજ ડોક્ટર નાકાદાર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ નોલેજના કેમ્પસમાં અમેરિકન ફેડરેશન ઓફ મુસ્લિમ ઓફ ઇન્ડિયન ઓરિજિન દ્વારા 34મા ઇન્ટરનેશનલ કન્વેન્શન્સ ગાલા એવોર્ડ્સ પ્રોગ્રામનું સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રોગ્રામમાં દરેક રાજ્યના પ્રથમ 3 મુસ્લિમ વિદ્યાર્થીઓને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, કર્ણાટક જેવા 18 રાજ્યોમાંથી કુલ 93 વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા કે જેમાં પ્રથમને ગોલ્ડ મેડલ, 7,000 રોકડ પુરસ્કાર તેમજ દ્વિતીયને સિલ્વર મેડલ, 5,000 રોકડ પુરસ્કાર, તૃતીય આવેલ વિદ્યાર્થીને બ્રોન્ઝ મેડલ અને 3,000 રોકડ પુરસ્કાર આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે આફમી દ્વારા ભારતભરમાં મુસ્લિમોએ કે જે બિરદાવવા લાયક બહાદુરી ભર્યું કામ કર્યું હોય તેવા લોકોને 50,000 રૂપિયાનું રોકડ પુરસ્કાર આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. તો સાથે જ જેમાં આ વર્ષે ભાવનગરના કોડિયાદ ગામ પાસે યાત્રા કરી પરત ફરતા હિન્દુ ભાઈઓની બસ પાણીના પ્રવાહમાં ફસાયેલી હતી. સમય બસના 29 યાત્રીઓને ભાવનગરના મુસ્લિમ મોહમ્મદ હુસેનભાઈ અને મહેબૂબભાઈ સૈયદે યાત્રીઓને હેમખેમ બહાર કાઢીને જે પ્રશંસનીય અને બહાદુરીપૂર્વકનું કામ કર્યું હતું. તેમજ તાજેતરમાં જ બોમ્બેમાં જે બોટ દુર્ઘટનામાં લોકો ડૂબી રહ્યા હતા તેમને પણ મુસ્લિમ ભાઈઓએ બચાવીને બહાદુરીભર્યું કામ કરેલ કે તેમને પણ 50,000નું રોકડ પુરસ્કાર આપી સન્માનિત કરી પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા. ભારતના મુસ્લિમોને શિક્ષણ આપવું અને શિક્ષિત બનાવવા તેનાથી દેશ અને સમાજની પ્રગતિ થશે. આ પ્રેરણાદાયી કાર્યને લઈને અમેરિકન ફેડરેશન ઓફ મુસ્લિમ ઓફ ઇન્ડિયન ઓરિજિન AFMI ની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. ડોક્ટર નાકાદાર સ્થાપિત કોલેજના કેમ્પસમાં યોજાયેલા આ પ્રોગ્રામમાં આફમીના સ્થાપક અને ફાઉન્ડર ડોક્ટર નાકાદાર સહિતના હોદ્દેદારો તેમજ મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહી આ કાર્યક્રમને શાंतिपूर्ण રીતે સફળ બનાવ્યો હતો. तो मेरा 41-42 साल का जो एक्सपीरियंस है वो यूनिवर्सिटी का ही है, टीचिंग में ही है, रिसर्च में है. मसला जो है अपने कॉलेज खोलने का नहीं है, वो तो जो फोकस करे वो तो है, लेकिन जब आप +2 कर लेंगे, डिग्री कर लेंगे, उसके बाद हायर एजुकेशन में जाएंगे या इंजीनियरिंग में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, IIM में जाएंगे, ये प्रॉब्लम तो ही रहेगी. ये मसला हमारे आपके हाथ में नहीं है. ये जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, अगर वो सॉफ्ट है तो सब ठीक है, अगर वो नहीं है तो यही है जो आप देख रहे हैं. लेकिन असल चीज़ ये है कि हमें ये देखना है कि कैसे हमको अपने आप को प्रोफेस करना है. अपने हम लोग को भी एक लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, बल्कि इंटरफेथ की बात करनी है और इंटरेक्शन हमारे ज़्यादा होना चाहिए. हमको अलूफ नहीं रहना है, बल्कि उन्हीं में रहना है. लाइक स्पोर्ट्स में अगर हम एक स्पोर्ट्स के स्पिरिट से हैं, उसमें एक स्पोर्ट्स में किसी भी गेम में सभी तरह के बच्चे होते हैं, फिर वो एक दूसरे के लिए डिसिप्लिन है, एक दूसरे के लिए फिक्र करते हैं. तो जब तक वो फिक्र नहीं करेंगे, वो हमारे लिए जो है हमको ऊपर नहीं उठाएंगे तो आप उठ ही नहीं सकते. मसला ये है कि आपका हाथ खींच के कोई ऊपर उठाए तो आप आगे बढ़ जाएंगे, अगर आपकी टांग पर खींचेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते. मसला यहाँ कल्चरल जो है वो उसका है, सिंबॉलिक है. जो आपने हिजाब की बात की और ये सब की, मैं अलीगढ़ मुस्लिम में रहा हूँ, वहाँ पर तकरीबन हर क्लास में 37-40% हिंदू लोग लड़के पढ़ते हैं. मेरे साथ खुद पढ़ते थे जब मैं MSc किया, मैंने 75 में ऐसे किया, तो 70 लड़कों में करीब जो है 37 लड़के मुस्लिम थे, बाकी नॉन मुस्लिम थे. सब बिल्कुल बिरादरी रही और अच्छे से हॉस्टल में सब रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मसला और पहले भी नहीं था, ये कुछ सालों से जो आप देख रहे हैं, आप लोग तो हमसे ज़्यादा जानते हैं. तो ये जो माइनॉरिटी का स्टेटस की बात की है, मसला ये है कि जहाँ वो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट के जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ तो है, लेकिन जो बाकी आपके हैं वो चाहते वो भी हमारे ही हो जाए और वो भी हमारे ही मैनेजमेंट के हिसाब से चलें, हमारे ही बच्चों का वहाँ भी दाखिला और रोज़गार भी उनको मिले, तो आपके कहाँ जाएंगे. तो हमारे ये मानना है कि अगर मान लीजिए हमारे इंस्टीट्यूशन में जैसे जामिया है, अलीगढ़ है ना, और हैदराबाद भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में बाकी लोगों को रिजर्वेशन देने की कोशिश हो रही है या हो जाए, तो फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ में हमारा भी उतना रेशियो कर दे, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है. ये तो आपके समझ में आ रहा है कि नहीं. अगर सभी यूनिवर्सिटीज़ में हमारा भी हो जाए, अगर वो वहाँ चाहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. तो जब हमारे बड़ों ने जो जिक्र कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से इंस्टीट्यूशन खोले हैं, और वो जो है वो उसमें ये नहीं कि मुसलमान पढ़ते हैं. सर सैयद की जो फिलॉसफी है, मेरे चूँकि मैं तो वहीं से पढ़ा हूँ, मैं तो अक्सर बोलता हूँ उस पर. तो साइंटिफिक सोसाइटी सबसे पहले इंडिया में सर सैयद अहमद खान ने बनाई 1883 में,
और उसके पहले जो है 75 में जिसमें वो कॉलेज बना, साइंटिफिक टेम्परामेंट दिया। तो उनका ये मानना था कि हमारे जो बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, जो दारुल उलूम में पढ़ते हैं, जो ज़हनी बच्चे हैं, जो हिफ्ज़ करते हैं, मौलवी बनते हैं, माशाअल्लाह से उनका ज़हन तो उन बच्चों से ज़्यादा अच्छा है जो रेगुलर एजुकेशन पा रहे हैं। तो फिर उसके साथ-साथ अगर वो साइंटिफिक नॉलेज पाएँगे, मॉडर्न एजुकेशन पाएँगे, तो वो जब दुनिया के मैदान में फैल जाएँगे, तो दीन उनके बीच में होगा, तो ईमानदारी से, दयानतदारी से वो नौकरी करेंगे और देश की उम्मीद में अपना काम बढ़ाएँगे। रिश्वतखोरी ना करके ईमानदारी से वो जो है रोज़गार करेंगे। चाहे वो लेक्चरर हो, रीडर हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर कोई भी होगा, हर महकमे में वही रहेगा बैक ऑफ माइंड में कि मैं मुसलमान हूँ और मैं दीन के चलने वाला आदमी हूँ। तो जब ये चीज़ें एक साथ हो जाएँगी, यानी एक हाथ में हमारे कुरान शरीफ की तालीम होगी और दूसरी तरफ जो है जदीद तालीम होगी और बाद में भाईचारा होगा। जब तक हमारे अंदर इंटरेक्शन नहीं, इंटरफेथ की बात नहीं करेंगे, हम उलूफ हो जाएँगे। हम नहीं चाहते, मेरी तो ये कोशिश रहती है कि हर मुसलमान बच्चा अपने मोहल्ले में, अपने स्कूल में कम से कम 3-4 दोस्त बनाए और वो भी दोस्त बनाए जब तक आपके साथ वो खान-पान नहीं करेंगे, आप उनके पास नहीं जाएँगे, आप अपनी जगह रह के। ये मेरा मानना है, आप लोग इसको एप्रिशिएट करना कि एक कोई हिंदू है, बढ़िया हिंदू रहे, अपने धर्म पे चले। मुसलमान भी अपने मज़हब पे चले, ईसाई भी अपने धर्म को माने, लेकिन इनके अलावा ये सेकुलर पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं कि तुम जाके जो है मंदिर में माथा टेको या कोई हमारी मस्जिद में आके जो है नमाज़ पढ़ो, ऐसा तो होता नहीं। लेकिन आप अपनी जगह रह के भाईचारा बनाइए और अपने भाईचारे से सबको गले लगाइए और उसके बाद उनके मामलात में शरीक हो जाइए, जैसे पहले भी तो होते थे। हमारे यहाँ ईद में आस-पास के जाट ठाकुर लोग जो है दूध लेके आते थे, ठीक है? हम लोग भी दिवाली में जाते थे। तो जो ईद मेला होगा या दिवाली मेला होगा, मिलन होगा सिर्फ, तो उसमें सभी तरह के लोग आते हैं, आना भी चाहिए। तो जब तक हम एक दूसरे को अलग-अलग सेक्टोरियल बन जाएँगे तो फिर कैसे होगा? अगर हमने 12वीं पास कर लिया, बीएससी, एमएससी कर लिया, उसके बाद भी तो गवर्नमेंट की नौकरी करेंगे या किसी भी पब्लिक नौकरी में जाएँगे, तो उस वक़्त भी तो हमको भाईचारे से रहना है ना। Combined we can do many good things for the development. Muslims of Indian origin के एस्टेब्लिशमेंट और स्थापना 1988 में हुई थी और उसका मेन और मुख्य उसका जो मेन वर्क था और आइडिया था और विजन था वो यही था कि भारत में मुस्लिम्स को किस तरह से एजुकेशन में उत्तेजित किया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमने देखा कि हर कौम के ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर, जैसे क्रिश्चियन एसोसिएशन है, जैन एसोसिएशन है, महाराष्ट्र एसोसिएशन है और कई तरीके के एसोसिएशन है, अपने अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं। हमने देखा कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम के लिए कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था कि जो उनके लिए काम करे, उनको उत्तेजित करे। तो वहाँ के अमेरिका के बासिंदे जितने मुस्लिम्स थे वो सब इकट्ठे हुए हैं। मैंने एक मीटिंग बुलाई उनकी और मीटिंग में मैंने अपना आइडिया रखा और सब ने कहा कि नहीं, बड़ी अच्छी बात है, सब लोग ताउन करेंगे और ये 1988 में उसकी बुनियाद रखी गई। हमारे जो काम है, मेनली जो वर्क है, सबसे पहला और सबसे मेन वर्क जो है वो स्टूडेंट्स को किस तरीके से उनको उत्तेजित किया जाए ताकि वो एजुकेशन में आगे आए। और उसके लिए हमने 2-3 तरीके अपनाए। एक तो ये था कि जो भी शख्स, जो भी स्टूडेंट्स पूरे भारत में और अपने स्टेट में जो टॉप करेगा उसको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा। वो भी दिया जाएगा अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन की तरफ से दिया जाएगा। उसके अलावा उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी
जो भी लाए कि जो जिनको नहीं चाहिए वो तो बात अलग है, लेकिन जिनको जरूरत थी वो सबको हमने स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करने का वादा किया और पूरा किया। एक तो ये था, दूसरा मकसद ये था कि भारत की जितनी भी मुस्लिम और दूसरी संस्था उनको किस तरीके से हमारे साथ कांटेक्ट में रहे, किस तरह हम उनको उत्तेजित करें, उस स्टूडेंट्स को एनकरेज करें ताकि वो आगे बढ़े, और टीचर्स को किस तरीके से हम मॉडर्न टेक्निक बताएं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये दूसरा मकसद था। और थर्ड ये था कि जहाँ भी ज़रूरत लगे तो लोकल कम्युनिटी अगर रेडी हो कि हाँ हमें यहाँ पे स्कूल बनाना है तो हम उनके लिए ताउन करते थे। हम जाके नहीं कहते कब तुम यहाँ स्कूल बनाओ, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन अगर वो लोकल लोग तैयार होते थे कि हमको स्कूल बनानी है यहाँ पर और हम तो आपका ताउन चाहते हैं तो हम उनका पूरा ताउन करते थे। इसके अलावा भी कई बहुत छोटे मोटे काम हर साल करते रहे हैं, लेकिन मेन तो ये है कि हर साल ये गोल्ड सिल्वर मेडल का प्रोग्राम हम रखते हैं कि जहाँ पे पूरे भारत के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, पूरे भारत के स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने इनामात लेने आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं क्या करते, उनके फ्यूचर के प्लान क्या है, हमारे साथ बात करते हैं कि फ्यूचर का प्लान क्या है। अगर उनको अमेरिका आना है, इंग्लैंड जाना है, यूरोप जाना है तो उसके ये भी हम बात करते हैं कि किस तरीके से क्या करना चाहिए उनको। तो ये सब हमारा यहाँ का मकसद है। तो अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो तो फिर आई एम प्रिपेयर्ड टू आंसर द क्वेश्चंस। सर, अब तक कितने बच्चों को आप स्कॉलरशिप दे चुके हैं, कितने बच्चे इसका फायदा उठा चुके हैं, सब कुछ डाटा है आपके पास? अच्छा, लगभग हर साल एवरेज में समझो 70-80 बच्चे आते हैं 120 ऑलमोस्ट। और कोई साल में ज्यादा भी हो जाते हैं, 120 भी हो जाते हैं। और मैं आपको औसत दर्जे की चीज बता रहा है कि 80 बच्चे तो जरूर आते हैं और उनको हम ये अवार्ड दे देते हैं और हम ये 32 साल से दे रहे हैं। अब आप हिसाब लगा दीजिए कि कितने अवार्ड मिल चुके हैं। और इसके अलावा जो काबिल बच्चे होते हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अमेरिका आना चाहते हैं, तो उनके लिए हम ताउन करते हैं और उनको जिस तरह से भी होता है उनकी फीस की मदद करते हैं और उनको अमेरिका बुला लेते हैं। पर ये है कि वो कर्जा दिया जाता है, वो उनको पैसे दे दिए जाते। जब उनको कोई नौकरी मुलाजमत मिल जाती है तो वो हमें धीरे धीरे करके वापस दे देते हैं। तो वही पैसा हमारा गोल घूमता रहता है और दूसरों को मदद मिलती रहती है। हमारा मेन मकसद ये है कि हर बच्चा इतना तालीम हासिल कर सके कि वो अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो, खुद की जिंदगी गुजार सकता हो, उसके बाल बच्चे को पाल सकता हो, उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और हर इंसान तो खैर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, इसलिए वो कोई भी दर्जे का हो, अगर वो वोकेशनल गाइडेंस में जाना चाहता है, उसका दिमाग नहीं चलता है, तो हम लोगों ने उसके लिए वोकेशनल गाइडेंस के भी इंतजाम करे हैं, है ना, तो ताकि उस जो तालीम वो पा सके, या रेफ्रिजरेटर मैकेनिक बन जाए या इलेक्ट्रिशियन बन जाए या अमानुल्लाह सेठ वाला कैंपस डायरेक्टर ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 દરેક રાજ્યોના પ્રથમ 3 વિદ્યાર્થીઓને સન્માનિત કરવામાં આવે છે। આ પ્રોગ્રામમાં રાજ્ય ગુજરાત છે, મહારાષ્ટ્ર છે, 93 સ્ટુડન્ટ્સ આવેલા છે। 93 સ્ટુડન્ટ્સને અમે ગોલ્ડ મેડલ 7,000 3,000 4,000
અને 5,000 ને ડ્રેસ પ્રાઇઝ આપે તો આમાં એક person છે આપણે દાદા સાહેબ દેશ અને સમાજની પ્રગતિ થશે. માધુરી પર 29 લોકોની જાન બચાવી હતી તે ઘણું બિરદાવાલાયક કામ હતું. આ કામ માટે તેમને જો સન્માન કરવામાં ના આવે તો એ સમાજ માટે સારી વાત નથી. અને આ જ એક હેતુ હતો કે જો એમનો હિંમતપૂર્વક જે કામ કર્યું છે તે જ રીતે સમાજના દરેક વ્યક્તિ આવું નેક કામ કરશે તો હંમેશા દેશ અને સમાજની પ્રગતિ થશે. તેમને AFMI થ્રુ બંને ભાઈઓને 50,000નો નંબર પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે. અને આવતીકાલે જે હમણાં ગયા અઠવાડિયે મુંબઈમાં જે હાદસો થયો, આ જ હાદસો થયો છે જેમાં 35 લોકોની જાન બચાવી છે, મોહમ્મદ આરિફ, તે આવતીકાલે આવવાના છે અને તેમને પણ 50,000નો પુરસ્કાર આપવામાં આવશે. અને આ એક મેસેજ જઈ રહ્યો છે આફમી દ્વારા કે જે લોકો કંઈક સારું કામ કરે છે, નેક કામ કરે છે, કોમ માટે કામ કરે છે, માનવતા માટે કામ કરે છે, તેમને બિરદાવવા ખૂબ જ જરૂરી છે. અને આફમીની ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા તેમને બિરદાવવામાં આવ્યા છે. તે ઘણી ખુશીની વાત છે આપણા સમાજ માટે, દેશ માટે. ભારતભરના જે વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા આવ્યા છે, સૌથી પહેલા તો દરેકનું હું સ્વાગત કરું છું. અમને ઘણી ખુશી થાય છે કે જ્યારે લાસ્ટ યર ઔરંગાબાદમાં પ્રોગ્રામ થયો હતો ત્યારે તમને કહેવામાં આવ્યું કે 34 નંબરનું કન્વેન્શન ગુજરાતમાં કરવામાં આવશે અને ત્યારે અમને સિલેક્ટ કર્યા. ત્યારે અમને ઘણી ખુશીની વાત હતી કે અમારે મહેમાન નવાજી કરવાનો મોકો મળ્યો છે. પણ જ્યારે આફમીના ડૉક્ટર નાકાદા સાહેબ જેની ઉંમર છે અત્યારે હાલમાં 90 વર્ષ અને અલી કુરેશી સાહેબ હાલના પ્રેસિડેન્ટ જેમની ઉંમર છે 85 વર્ષ, આ લોકોને જોઈને અમને ઘણી પ્રેરણા મળે છે કે આ ઉંમરે લોકો કોમની ખિદમત કરે છે, સમાજના બાળકો માટે વિચારે છે, સમાજ માટે વિચારે છે અને દેશ માટે વિચારે છે. તો આપણે નવજવાનોએ અને દરેક માનવતા માટે આ વસ્તુ, આ લોકોની ઉંમર જોઈને આપણે વિચારવું જોઈએ કે આપણે સમાજ માટે કશું કરવું જોઈએ. રુસ્તમ શેખ સાથે સીન 24 ન્યૂઝ કરી. હવે જુઓ દેશ દુનિયાની તમામ ખબરો તમારી આંગળીના ટેરવે. ઉઠાવો મોબાઈલ અને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરો અમારી CN24 ન્યૂઝ મોબાઈલ એપ.